India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम खबरें। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली की नई शराब नीति के घोटाले मामले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सीबीआई के मामले में जमानत की मांग और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मामले पर अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम सीबीआई के मामले में जमानत की मांग कर रहे हैं क्योंकि पीएमएलए का भी मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेश यह बताते हैं कि अरविंद रिहाई के हकदार हैं, उन्हें रिहा होना चाहिए। उनके देश छोड़कर जाने का खतरा भी नहीं है। सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है उसका कोई आधार नहीं। मामला दर्ज होने से लगभग 2 साल बाद गिरफ्तार किया। ईडी मामले में मुझे निचली अदालत ने जब जमानत दी उसके बाद 26 जून को सीबीआई एक्टिव हुई और केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद मुझे वेकेशन जज के समक्ष पेश किया गया। सिंघवी ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के मामले का हवाला देते हुए कहा कि इमरान खान लगातार मामले में बरी हो रहे थे, लेकिन बार बार अलग अलग मामले में उन्हें फिर जेल में डाला गया, लेकिन ये हमारे देश में नहीं हो सकता। सिंघवी ने कहा सीबीआई ने नहीं बताया कि मेरी गिरफ्तारी की क्यों जरूरत है। सिंघवी ने कहा इस केस में मेरी गिरफ्तारी संविधान के आर्टिकल 14, 21 और इसके साथ ही 22 के तहत मिले मूल अधिकारों का हनन है। वहीं गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट को सिर्फ एक वजह बताई कि मैं उनके सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा था। सिंघवी ने कहा कि इस मामले के 5 मुख्य आरोपियों को जमानत मिल गई है, जबकि 9 आरोपियों को गिरफ्तार ही नहीं किया गया। सिंघवी ने कहा कि हाल के दिनों में 5 बार केजरीवाल का ब्लड शुगर 50 से नीचे चला गया। कृपया इसका ध्यान अदालत रखे और मामले का फैसला करे। सीबीआई की तरफ से डीपी सिंह ने कहा कि सिंघवी ने इंश्योरेंस गिरफ्तारी शब्द अपनी तरफ से गढ़ा है जो अनुचित है। सिंघवी का कहना है कि सीबीआई ने उनसे 9 घंटे तक पूछताछ चली। हमारे पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है। सीबीआई ने कहा हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बार बार याचिकाएं दायर की गई। आज तक ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ है जो कहता हो कि हम प्रक्रिया या अपनी शक्ति का अतिक्रमण कर रहे हैं या उसका उल्लंघन कर रहे हैं। सीबीआई ने अरविंद की याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने मामले में आगे की प्रगति को रोकने के लिए कानून की जटिलताओं का दुरुपयोग करके न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जमानत का मामला है, यह गिरफ्तारी से अलग है। सिंघवी ने कहा कि अदालत सही कह रही है क्योंकि अगर यह साबित हो जाता है कि गिरफ्तारी अवैध थी तो जमानत का मामला ही नहीं बनता। जबकि सीबीआई का कहना है कि पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर दलील दी जाए। इस पर सिंघवी ने कहा कि आप अंतरिम जमानत पर फैसला दे दें। आप पहले इस बात को देखें कि अरविंद केजरीवाल क्या जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्या वो देश छोड़कर तो नहीं जा रहे हैं। वहीं गिरफ्तारी अवैध है तो अवैध गिरफ्तारी पर तो बहस नहीं हो सकती। अगर कोर्ट को फैसला सुरक्षित रखना है तो एक याचिका पर ही क्यों फैसला सुरक्षित रखें। दोनों ही याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लें। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई। इसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि उन्हें ऑर्डर लिखने के लिए कम से कम 6 से 7 दिनों का समय लगेगा। इसके अलावा केजरीवाल की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 29 जुलाई को सुनवाई करेगा।
उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नीलामी एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया है और बोली लगाने वालों को ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए सामान्य से अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे समय और व्यय के मामले में सरकारी खजाने को भारी नुकसान न हो। न्यायालय ने कहा, अनुभवी कॉरपोरेट संस्थाएं होने के नाते बोली लगाने वालों से अपेक्षा की जाती है कि वो तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता लें और निविदा प्रक्रिया की पवित्रता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए सामान्य से अधिक सावधानी बरतें। अगर जरूरत ना हो तो भी सावधानी बरतें। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा गलत बोली लगाने के कारण खनन पट्टे के लिए नई नीलामी की अनुमति दी, लेकिन उचित सावधानी न बरतने के लिए उस पर जुर्माना लगाया। राज्य और निजी पक्ष यानी अपीलकर्ता के हितों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हम अपीलकर्ता को बेदाग नहीं जाना देना चाहते। अपीलकर्ता द्वारा अपेक्षित सावधानी से काम करने में विफलता के कारण न केवल खनन परियोजना में अनिवार्य रूप से देरी हुई है, बल्कि प्रतिवादियों और अन्य प्रतिभागी बोलीदाताओं दोनों का कीमती समय, प्रयास और पैसा भी बर्बाद हुआ है। हम अपीलकर्ता को 1 महीने के भीतर प्रथम प्रतिवादी को 3 करोड़ का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नीलामी एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया है और बोली लगाने वालों को ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए सामान्य से अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे समय, प्रयास और व्यय के मामले में सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो। न्यायालय ने कहा, अनुभवी कॉरपोरेट संस्थाएं होने के नाते बोली लगाने वालों से अपेक्षा की जाती है कि वो तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता लें और निविदा प्रक्रिया की पवित्रता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए सामान्य से अधिक सावधानी बरतें। यदि जरूरत न हो तो सभी सावधानी बरतें। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा गलत बोली लगाने के कारण खनन पट्टे के लिए नई नीलामी की अनुमति दी, लेकिन उचित सावधानी न बरतने के लिए उस पर जुर्माना लगाया। उधर जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो तेलंगाना सरकार द्वारा गठित जांच आयोग के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। जांच आयोग का उद्देश्य पिछले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बिजली खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच करना है। यह घटनाक्रम तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने के चंद्रशेखर राव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रेड्डी द्वारा दिए गए प्रेस बयानों पर मौखिक रूप से असहमति जताई, जिसमें संदेह जताया गया कि उन्होंने इस मुद्दे पर पहले से ही निर्णय ले लिया है। जब मामले की फिर से सुनवाई हुई तो पूर्व न्यायाधीश की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने इस्तीफा देने की अपनी मंशा जाहिर की। इस घटनाक्रम को आदेश में दर्ज करते हुए प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने KCR की याचिका का निपटारा कर दिया। न्यायालय के चंद्रशेखर राव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें इस वर्ष मार्च में नई कांग्रेस नीति सरकार द्वारा आयोग के गठन के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा 2 जुलाई को उनकी चुनौती खारिज किए जाने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। CJI ने इस बात पर जोर दिया कि जांच में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का पालन किया जाना चाहिए और आयोग के प्रमुख के आचरण में भी ऐसी निष्पक्षता और न्याय दिखाई देना चाहिए। KCR का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि पूरा मामला राजनीतिक प्रतिशोध पर आधारित है। उन्होंने कहा, जब भी सरकार बदलती है पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज होता है। सुप्रीम कोर्ट दूसरे और राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग या SNJPC के तहत न्यायिक अधिकारियों को दिए जाने वाले भत्तों पर स्रोत पर कर कटौती या TDS के प्रावधानों की प्रयोज्यता के मुद्दे की जांच करने के लिए तैयार है।
न्यायालय अखिल भारतीय न्यायाधीशों संघ के मामले में इस मुद्दे की जांच कर रहा है, जिसमें वो दूसरे SNJPC की सिफारिशों के कार्यान्वयन की देखरेख कर रहा है। सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी के परमेश्वर ने पीठ को बताया कि कई राज्यों न्यायिक अधिकारियों को दिए जाने वाले भत्तों पर TDS लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर निर्णय की आवश्यकता है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल N वेंकटरमन ने वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के साथ TDS के प्रश्न की जांच करने के लिए समय मांगा। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले को आगे के विचार विमर्श के लिए 5 अगस्त को पोस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ में अपने निर्णय में राज्यों को न्यायिक अधिकारियों के वेतन और भत्तों के संबंध में दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया। निर्णय में राज्यों को SNJPC की सिफारिशों के अनुसार न्यायिक अधिकारियों को बकाया भुगतान करने के लिए 29 फरवरी 2024 की समय सीमा निर्धारित की गई। न्यायालय ने हाईकोर्ट को क्रियान्वयन की देखरेख के लिए जिला न्यायपालिका की सेवा शर्तों के लिए सीमित नामक एक समिति गठित करने का भी निर्देश दिया है। पिछले हफ्ते न्यायालय ने निर्देशों का पालन न करने वाले विभिन्न राज्यों पर आपत्ति जताई और 23 अगस्त को उन राज्यों के मुख्य और वित्त सचिवों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्यपाल CV आनंद बोस के खिलाफ कोई भी अपमानजनक बयान देने से रोक दिया है। जस्टिस कृष्ण राव की एकल पीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि राज्यपाल संवैधानिक प्राधिकारी हैं, जो किसी भी मंच पर इस तरह की टिप्पणियों के खिलाफ खुद का बचाव नहीं कर सकती और यदि प्रतिवादियों को अपमानजनक बयान देने से नहीं रोका गया तो इससे राज्यपाल को अपूरणीय क्षति और चोट पहुंचेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अदालत को बताया था कि उनके बयानों में उन्होंने कहा था कि महिलाओं ने उनसे कहा कि राज्यपाल द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों के कारण वो राजभवन जाने में असुरक्षित महसूस कर रही हैं, जिसमें कुछ भी अपमानजनक नहीं है। उधर पोक्सो एक्ट के तहत बलात्कार के आरोपी को बरी करने का फैसला बरकरार रखते हुए और बरी होने के बाद भूल जाने के अधिकार पर जोर देते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में अपनी रजिस्ट्री को अपने डिजिटल रिकॉर्ड से आरोपी और पीड़िता दोनों के नाम छिपाने का निर्देश दिया है। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि निजता का अधिकार, जिसमें भूल जाने का अधिकार और अकेले रहने का अधिकार शामिल है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अंतर्निहित पहलू है। ये फैसला राज्य सरकार की उस याचिका के जवाब में आया जिसमें आरोपी अपीलकर्ता को बरी करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगी गई थी। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में कथित अपराध के समय पीड़िता की उम्र 17 वर्ष से अधिक है। बाद में उसने आरोपी से शादी कर ली, बेटी को जन्म दिया और अपने आरोपी पति के साथ रहने लगी। इसके अलावा न्यायालय ने ये भी कहा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध अपना मामला उचित संदेह से परे साबित नहीं कर सका। न्यायालय ने कहा यह न्यायालय ज़मीनी हकीकत से आंखें मूंद कर अपीलकर्ता और अभियोक्ता के खुशहाल पारिवारिक जीवन को बाधित नहीं कर सकता। इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगने वाली राज्य की अर्जी खारिज की। हालांकि मामले को समाप्त करने से पहले न्यायालय ने अभियुक्त के भूल जाने के अधिकार पर जोर देते हुए कहा कि एक बार जब कोई व्यक्ति कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से बरी हो जाता है तो उसे जीवन भर आरोपी होने के कलंक का बोझ नहीं उठाना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा, इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि निजता का अधिकार, जिसके भूल जाने का अधिकार और अकेले रहने का अधिकार अंतर्निहित पहलू है। एक बार ऐसा हो जाने पर जाहिर है अभियोक्ता और अपीलकर्ता के नाम को
छिपाया मिटाया जाना चाहिए, जिससे वो किसी भी सर्च इंजन में दिखाई ना दे। न्यायालय ने अपीलकर्ता और अभियुक्ता के नामों को स्पेशल जज बिलासपुर के डेटाबेस से हटाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने रजिस्ट्रार जनरल को तत्काल अपील से संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड में अपीलकर्ता का नाम छिपाने का भी निर्देश दिया। उधर राजस्थान की एक अदालत ने दरगाह के मौलवी सैयद गौहर हुसैन चिश्ती और 5 अन्य को भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ जून 2022 में सर तन से जुदा के नारे लगाने के आरोप से बरी कर दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋतु मीणा ने सभी 6 आरोपियों को बरी करते हुए फैसला सुनाया। चिश्ती और अन्य ने कथित तौर पर मई 2022 में नुपुर शर्मा की टिप्पणियों के खिलाफ अजमेर में एक सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन में गुस्ताखी अनबी की एक ही सजा सर तन से जुदा का नारा लगाया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद चिश्ती ने अजमेर छोड़ दिया और हैदराबाद में शरण ली, जहां से उन्हें 15 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 115 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए उकसाना, यदि अपराध नहीं किया गया हो 117 जनता या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध के लिए उकसाना, 143 अवैध भीड़ का सदस्य होने के लिए दंड, 149 अवैध भीड़ का प्रत्येक सदस्य समान उद्देश्य के लिए किए गए अपराध का दोषी, 188 लोक सेवक द्वारा विधिवत जारी आदेश की अवज्ञा, 302 हत्या के लिए दंड, 504 शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना और 506 आपराधिक धमकी के लिए दंड के तहत मामला दर्ज किया गया। राज्य के अनुसार वीडियो के व्यापक प्रसार के कारण अमरावती और उदयपुर में सिर काटने की घटनाओं के कारण धारा 155 गैर संज्ञेय मामलों की सूचना और ऐसे मामलों की जांच और 302 हत्या के प्रावधान लागू किए गए। और अब आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि आनुपातिकता का सिद्धांत क्या होता है, जिसके आधार पर सजा दी जानी चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है पनिशमेंट को ऑफेंस की गंभीरता के साथ बनाया जाना चाहिए, ना तो ये ऑफेंस ज्यादा कठोर हो और ना ही आसानी से दिया जाए, एंड इंश्योरिंग दैट पनिशमेंट अलाइंस विद द सेवरिटी ऑफ द ऑफेंस। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में वेयर वुमन एंड हिज सेकंड हस्बैंड वर कन्विक्टेड ऑफ बाइगैमी अंडर सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जहां उसने लॉफुली वेडेड रहते हुए दूसरी शादी की। Earlier, Madras High Court convicted both of them by giving simpler imprisonment till the rising of the code, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने inadequate माना। सुप्रीम कोर्ट held to increase the punishment 6 months each, and कोर्ट ने उसके 6 साल के बच्चे ध्यान रखते हुए हेल्ड करा कि उनके सेकंड हस्बैंड को पहले सजा देने के बाद वुमेन को सजा दी जाएगी, जिससे बच्चे के साथ एक हमेशा माता पिता ध्यान रखने के लिए हो। फिलहाल कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.